दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और ये बड़ा याद रखिए 2022 की तरह ही होगा या जनवरी 2024 की तरह ही होगा। यानी नीतीश कुमार बिहार में विपक्ष परिवर्तन ही करा देंगे। दरअसल इतना भर ही नहीं है बल्कि इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ड्राइवर सीट पर है। भले ही विधानसभा में उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है, लेकिन ड्राइवर सीट पर वही बने हुए हैं। और स्वाभाविक है कि बिहार की राजनीति में जब भी कुछ बड़ा होता है तो नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एक्शन की वजह से ही बड़ा होता है। सत्ता की बैसाखी जैसे दिल्ली में नरेंद्र मोदी के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बने हुए हैं, वैसे ही नीतीश कुमार के लिए बिहार में सत्ता की बैसाखी, सियासत की बैसाखी। कभी भारतीय जनता पार्टी बनती है, नेता विहीन भारतीय जनता पार्टी, चेहरा विहीन भारतीय जनता पार्टी, तो कभी राष्ट्रीय जनता दल जिसके पास चेहरा भी है, सब कुछ है, कभी वो सत्ता की बैसाखी बनती है। तो आखिर सियासत बिहार की जा कहां रही है और क्यों ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिससे कि बिहार की राजनीति में बड़ा होने के संकेत मिलने लगे हैं? कई सारे कारण हैं। एक एक कर यदि कारणों को आप गिनते चले तो एक है भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड। अगर पिछले 3-4 दिनों में देखें तो बीजेपी का स्टैंड हार्ड हिंदुत्व वाला होता जा रहा है। बचेंगे तो कटेंगे टाइप परिस्थितियां और बयान भाजपा नेताओं के मुंह से निकलने लगे हैं। और हार्ड हिंदुत्व ही ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और संघ परिवार को यह लग रहा है कि ये पीडीए, आरक्षण, जाति गणना, दलित विमर्श, इन तमाम मुद्दों को दबाने के लिए एक बार फिर से कारगर हो सकता है, यह उम्मीद लग रही है। अब कारगर होगा नहीं होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पासे चलना शुरू कर चुकी है कि अब बीजेपी के पास उसके सिवा दूसरा चारा नहीं है। वहीं नीतीश कुमार इसके ठीक उल्टी लाइन ले चुके हैं, एकदम 180 डिग्री पर अलग लाइन। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की तरफ, नीतीश कुमार मंडल की तरफ। जाति गणना भी करा दी, आरक्षण भी बढ़ा दिया, जो न्यायपालिका में जाकर के मामला फंस गया। और इन सब से आगे जाकर देखें तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस पॉलिटिकल प्लैंक को, इस पोल प्लैंक को, चुनावी राजनीति को हिंदुत्व की काट के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं, वो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन में है, वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दो अपोजिट पोल, दोनों के बीच एक कंसेंसस पॉइंट हुआ करता था, अटल आडवाणी के दौर में बना था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे के तौर पर ही सही, हकीकत में हो या ना हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी ने वो रुख सार्वजनिक तौर पर दिखाने की कोशिश जरूर की थी। लेकिन अब की परिस्थितियां बिहार में बदल चुकी है, यूं कहें देश में भी बदल चुकी है। नीतीश कुमार को एक क्लियर लाइन लेनी होगी, अन्यथा जिस पॉलिटिकल प्लैंक पर वो चलते रहे हैं, जिस राजनीतिक बिसात को बिछाते रहे हैं, उसकी फसल काटने के लिए राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली है। यह एहसास भी नीतीश कुमार को है। कुछ संकेत भी मिल रहे हैं बिहार की राजनीति से कि आखिर बिहार में नीतीश कुमार पूरे बिहार का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन चुप क्यों है? नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं और बहुत कम, बिरले ही किसी कार्यक्रम में नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता या मंत्री दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर बीजेपी के लोग नीतीश कुमार के कार्यक्रम में दिख नहीं रहे। पटना में IGIMS के, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, जब वहां पर निरीक्षण करने नीतीश कुमार पहुंचे तो उनके साथ बीजेपी कोटे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिखे। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल आजकल बिरले ही दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग उनके साथ दिख नहीं रहे। जेडीयू में जो उनके साथ आसपास दिखते थे, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये सारे लोग अब आसपास दिख नहीं रहे। अधिकारियों की टीम दिखती है, स्थानीय स्तर के नेताओं की टीम दिखती है, और पूरे बिहार में कभी मुजफ्फरपुर, कभी पटना, कभी पूर्णिया, कभी सहरसा, कभी नवादा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। लेकिन चुप्पी साध कर, ध्यान रखिए, नीतीश कुमार बिहार का दौरा तो कर रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन जुबान पर ताला लगाकर कुछ बोल नहीं रहे।
लेकिन क्या ये काम सिर्फ नीतीश कुमार ही कर रहे हैं? जी नहीं, ये काम बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। उनकी पार्टी भी करीब करीब यही कर रही है। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार पर बहुत मुखर नहीं है। वो भी पटना में मौजूद है, बिहार में ही है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। विधानसभा के पूरे सत्र के दरमियान नदारद थे और अभी बिहार में ही है। 16 या 17 अगस्त से उनकी यात्रा निकलनी थी। पूरे बिहार में माहौल बनाने के लिए वो निकलने वाले थे। वो यात्रा भी स्थगित हो गई। उनकी पार्टी की तरफ से किसी बड़ी घटना पर अगर कोई प्रतिक्रिया भी आ रही है तो वो प्रतिक्रिया बहुत ही सांकेतिक और सतही होती है। आलोचना के लिए आलोचना भर तक सीमित रहती है। लेकिन क्या ये आरजेडी की तरफ से या उनके प्रवक्ताओं की तरफ से ही हो रहा है कि सरकार की आलोचना तो करो, लेकिन इस ढंग से करो जिससे सतही आलोचना हो और नीतीश कुमार को जहां तक हो सके आलोचना के दायरे से जितना ज्यादा हो बाहर रखने की कोशिश हो। दरअसल ये काम जेडीयू की तरफ से भी शुरू हो गया है। जेडीयू के प्रवक्ता, खास तौर पर जो राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ बोलने के लिए जिन्हें सबसे ज्यादा एक्टिव किया जाता है या होते हैं, नीरज कुमार या दूसरे लोग भी, जिनकी शुरुआत ही होती है 2005 के पहले की परिस्थितियों से कि 5 के पहले क्या था। कथित जंगल राज की बातें होती है। आजकल नीरज कुमार कहां है? 8-10 दिनों से तो दिखे नहीं है, और आज दिखे भी हैं। अररिया में एक दलित के साथ अमानवीय व्यवहार की घटना पर प्रतिक्रिया देने के लिए वो दिखे भी हैं। तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतने साधारण ढंग से वो विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देंगे, वो ट्वीट की बात करेंगे, वो विपक्ष को ये सलाह देते दिखेंगे कि इन सब मुद्दों को लेकर इस स्तर पर जाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोई दूसरा वक्त होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आसमान सर पर उठा लेते जेडीयू के प्रवक्ता कि आरजेडी के लोग 2005 के पहले जंगल राज था तो शाम 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, अपहरण उद्योग चलता था। तमाम तरह की बातें जेडीयू के प्रवक्ता राजद के बारे में कहने लग जाते। आज ये बातें नहीं कही गई है, नीरज कुमार के द्वारा भी नहीं कही गई है कि 2005 के पहले क्या होता था। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है कि राजद की तरफ से भी सतर्कता और एहतियात बरती जा रही है, जदयू की तरफ से भी सतर्कता और एहतियात बरती जा रही है। और दोनों के शीर्ष नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो नेता विहीन है ही। जिसे भी नेता बनाने की कोशिश की नीतीश कुमार ने बड़े करीने से काट दिया। कभी किसी की पगड़ी उतरवाई, प्रशंसा भी करवाई, आधी कुर्सी भी छीनी, और आधी कुर्सी कभी भी छीन सकती है। बिहार में विधानसभा भंग होने की खबरें लगातार आ रही है कि नीतीश कुमार समय से पहले चुनाव चाहते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि वो समय से पहले चुनाव चाहते हैं, लेकिन समय से पहले वो तभी चुनाव करा पाएंगे जब विधानसभा में 122 विधायक यानी 243 की असेंबली में जो बहुमत का आंकड़ा है, वो बहुमत के विधायकों का समर्थन उनके इस स्टैंड के साथ हो। उनकी अपनी पार्टी के 122 होते तो वो कब का कर चुके होते। उन्हें इसके लिए भाजपा की सहमति चाहिए या राजद की सहमति चाहिए। सरकार में भाजपा के साथ है तो भाजपा की सहमति चाहिए, राजद के साथ होते तो राजद की सहमति चाहिए। तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार हो गई है? हो सकता है नरेंद्र मोदी को अपनी सरकारें बचानी है। दिल्ली की सरकार बचाने के लिए मरता क्या न करता वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए नरेंद्र मोदी राजी हो गए हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार को इसके लिए ग्रीन सिग्नल दे चुका हो, यह ऐसा हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या नीतीश कुमार बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराने की स्थिति विधानसभा चुनाव के पहले लाएंगे या विधानसभा चुनाव के बाद लाएंगे? दोनों में तमाम इफ एंड बट है, तमाम तरह के किंतु परंतु दोनों ही परिस्थितियों में सामने आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि बीजेपी एक्सट्रीम एंड पर जा रही है हिंदुत्व के, नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के मुद्दे के एक्सट्रीम एंड पर जा रहे हैं, जाति गणना और आरक्षण, और वहीं बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे टाइप नैरेटिव पर जा रही है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों ही अलग अलग परिस्थितियों में अपनी अपनी धुरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह दोनों पोल्स अपार्ट जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सामने जो उहापोह है,
तेजस्वी यादव के सामने जो उहापोह है, इसको समझना जरूरी हो जाता है बिहार के किसी भी राजनीतिक खेल को समझने के लिए। नीतीश कुमार के सामने जो उहापोह है बीजेपी को लेकर, पहली बात तो बीजेपी के एक्सट्रीम एंड पर हिंदुत्व के मुद्दे के जाने के लिए, दूसरी बात कि बीजेपी की चूंकि बिहार का चुनाव है, जो अंततः कुछ भी हो जाए चुनाव लड़ा जाएगा तो सामाजिक समीकरण और जातीय समीकरणों के बूते। तो पहला सवाल तो यह कि नीतीश कुमार ने ही जाति गणना के बाद बिहार में बीजेपी के वैश्य वोट बैंक को 15-20 जातियों में एकदम से बिखेर कर रख दिया। वो लोकसभा चुनाव में रिफ्लेक्ट भी हुआ है, सबने देखा है। दूसरी बात, जो बीजेपी का कोर वोटर है, पिछली बार जो चिराग मॉडल की वजह से जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर विद्रोह करने की स्थिति में था, क्या वो बीजेपी का कोर वोटर इस बार नीतीश कुमार की जेडीयू के कैंडिडेट को वोट करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जो अभी बनी नहीं है लेकिन जन सुराज अभियान चल रहा है, तो प्रशांत किशोर जो साफ दिख रहा है कि बीजेपी के जनाधार में सेंध लगाते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बीजेपी की सीटों पर ही उनके जनाधार में सेंध लगाएंगे। बीजेपी की सीटों पर अगर प्रशांत किशोर बीजेपी के कोर वोटर में 25% की सेंध लगाएंगे तो जेडीयू वाली सीटों पर तो 90% की सेंध लगा सकते हैं। यह स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार लड़े तो कैसे लड़े, क्योंकि उनके वोटर उनका साथ देंगे इसकी गुंजाइश कम दिख रही है। वही आरजेडी के साथ अगर नीतीश कुमार जाते हैं, उसके पहले बीजेपी के साथ रुकने की कोशिश में कुछ और मुद्दे हैं जिस पर लोग उनके वोटर जवाब चाहते हैं। उनके वोटर्स के बीच जो अति पिछड़ा, महादलित, लौकुश समीकरण, पसमानदा, महिलाओं, इन सब की राजनीति जो नीतीश कुमार करते हैं, उस राजनीति में बहुत बड़ा तबका आरक्षण बढ़ाने का समर्थक है, जाति गणना के बाद खास तौर पर। उस तबके के बीच अब यह विमर्श शुरू हो गया है कि क्या जाति जनगणना कराकर जो पूरी पोथी, पूरा जो फाइलों का बंडल तैयार कराया नीतीश कुमार ने, क्या वो अलमारी में रखने के लिए तैयार कराया या उस पर कुछ एक्शन लेने के लिए, आरक्षण बढ़ाने के लिए तैयार कराया? और जब आरक्षण बढ़ाया और हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, तो नवी अनुसूची में उस मुद्दे को डालने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना रहे नीतीश कुमार? और यदि केंद्र सरकार उनके दबाव में इस बात को मान नहीं रही है, जैसे तमिलनाडु के आरक्षण के मामले को नवी अनुसूची में डाल दिया गया था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मुद्दे को डाला गया, अगर उस पर मान नहीं रही है केंद्र सरकार, तो आखिर नीतीश कुमार केंद्र के साथ क्यों बने हुए हैं? यह सवाल इसलिए भी है कि जाति जनगणना की पोथी क्या सिर्फ गिनती कराने के लिए थी और फाइलों में बंद रखने के लिए, अलमारी में रख के उस पर धूल की परत चढ़ती रहे? यह सवाल उठ रहा है नीतीश कुमार के कोर वोटर की तरफ से, उसे भी जवाब देना है। संविधान बचाओ का मुद्दा ऐसा नहीं है कि दलितों के एक सेक्शन के लिए है, वो दलित हो या महादलित सबके लिए है, यानी नीतीश कुमार के कोर वोटर के लिए भी है। तो ये सब परिस्थितियां इशारा करती है कि बीजेपी के साथ बने रहने में कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जो नीतीश कुमार को पुनर्विचार के लिए मजबूर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने में नीतीश कुमार को फायदे क्या नजर आ रहे हैं, नुकसान क्या नजर आ रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने में नीतीश कुमार को जो फायदा नजर आ रहा है वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजद का कोर वोटर, बीजेपी के कोर वोटर, यानी वैश्य की तरह तो बिखरेगा नहीं जो बीजेपी का कोर वोटर है, और सवर्ण की तरह टैक्टिकल वोटिंग करेगा नहीं। राजद का जो कोर वोटर है, लालू यादव का जो, तेजस्वी यादव का जो वोटर है, वो जिस गठबंधन में लालू यादव और तेजस्वी यादव रहेंगे उधर एक तरफा पोलिंग करेगा। 2015 का चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। यह बात नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। लेकिन उस तरफ जाने में जो एक सबसे बड़ा राजनीतिक खतरा दिखाई दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 2015 की तरह एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू से बड़ी पार्टी बन जाएगी बिहार विधानसभा में। क्योंकि मिड टर्म पोल नीतीश कुमार चाहते हैं तो इसी वजह से चाहते हैं कि ये तीसरे नंबर की पार्टी का जो तोहमत है, एक तोहमत की तरह है, जो परिस्थितियां हैं जिसमें जेडीयू को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, ये कितनी जल्दी खत्म हो और कितनी जल्दी जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। राजद और भाजपा दोनों से, या कम से कम दोनों में एक से बड़ी पार्टी बने विधानसभा में, इसके लिए नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव चाहते हैं।
तो राजद के साथ जाने में फायदा है, तो दूसरा खतरा भी है जो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर नहीं चाहेंगे। बीजेपी के साथ रहने का फायदा नुकसान मैंने आपको बताया, और सबसे बड़ी ख्वाहिश जो नीतीश कुमार की है वो यही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी राजद से बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आए, ताकि 5 सालों तक राजद के साथ स्मूथ गवर्नमेंट चलाने में कोई दिक्कत ना हो। अब राजद से ज्यादा विधायक नीतीश कुमार के भाजपा के साथ रहकर आएंगे या राजद के साथ जाकर आएंगे, यही वो कॉमन पॉइंट है, यही वो मुद्दा है जिस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड अभी भी दुविधा की स्थिति में दिखाई दे रहा है कि करें तो क्या करें। चुनाव तो होना है, किसके साथ लड़े, इधर लड़े या उधर लड़े। बिहार या देश की राजनीति में दरअसल एक बहुत बड़ा फैक्टर यह है कि जिस पार्टी का या जिस नेता का जातीय और सामाजिक आधार छोटा होता है, उसे समाज के डोमिनेंट क्लास के कैंडिडेट्स पर ज्यादा भरोसा करना पड़ता है, उन्हें अच्छी खासी संख्या में टिकट देना पड़ता है, तब जाकर वो पार्टी एक डोमिनेंट पार्टी के साथ अलायंस में रहे या विरोध में रहे, उससे बड़ी पार्टी के तौर पर खुद को ला पाती है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार को देखें, जिस समुदाय से आते हैं उनकी तादाद 2, 2.5, 3% है, लेकिन लालू यादव जिस समुदाय से आते हैं वो डोमिनेंट कम्युनिटी है, उनकी तादाद 14% है। तो नीतीश कुमार की पार्टी 2010 में जब 115 सीटें जीत करके आई, तो उस चुनाव में बहुत अच्छी खासी संख्या में जेडीयू के टिकट पर सवर्णों को, यानी जनरल कैटेगरी के सामान्य वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया था। 2015 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो आबादी के अनुपात में टिकट दिया गया। सवर्ण 15% हैं तो उन्हें 15% टिकट पूरे अलायंस की तरफ से दे दिया गया, उसमें भी ज्यादातर कांग्रेस के कोटे में डाल दिए गए थे। और वही वो फैक्टर था जहां पर जनता दल यूनाइटेड कमजोर हुई। अति पिछड़ा वर्ग एक वोटर हो सकता है, इन्फ्लुएंसर नहीं हो सकता, वोटरों को प्रभावित करने की भूमिका में वो नहीं आ सकता। महादलित एक वोटर हो सकता है, लेकिन महादलित कैटलिस्ट, उत्प्रेरक नहीं हो सकता। ये इस फैक्टर को नीतीश कुमार बखूबी समझते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर वो चुनाव लड़ते हैं तो बहुमत मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक खतरा है। राजद के साथ लड़कर चुनाव लड़ते हैं तो राजद कांग्रेस के साथ सेकुलर फोल्ड में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार को भी खतरा होगा। क्रेडिट भी नीतीश कुमार को मिलेगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार से मुक्ति दिलाई देश को। और दूसरी बड़ी चीज कि सामाजिक समीकरणों के धरातल पर उन्हें 2010 की तरह टिकट बांटने होंगे, न कि 2015 और 2020 की तरह। यानी उन तबकों में बड़ी संख्या में टिकट देने होंगे जिन तबकों के बीच जनता दल यूनाइटेड का सामाजिक आधार नहीं है। एक ये परिस्थिति है। तेजस्वी यादव के सामने क्या परिस्थिति है, थोड़ा इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। तेजस्वी यादव को साफ दिखाई दे रहा है कि चाहे आज जो भी माहौल बने, पीडीए, दलित, महादलित, आरक्षण, संविधान बचाओ, जो भी माहौल बने, चुनाव बिहार में अंततः एमवाई वर्सेस ऑल की परिस्थिति पर जाकर खड़ा हो जाएगा। मुस्लिम यादव बनाम ऑल। और उस परिस्थिति में भी पसमानदा मुस्लिम और खासकर उनके परिवारों की महिलाएं जिन सीटों पर जेडीयू होंगी, उस सीटों पर जाकर उसके साथ वो वोट करने के लिए तैयार हो जाएगी। यह बिहार की अंदरूनी स्थिति है। इसे चुप्पा वोटर, साइलेंट वोटर कहा जाता है नीतीश कुमार का, नीतीश फैक्टर जिसे कहते हैं। दूसरी तरफ माले जिन इलाकों में मजबूत हो रही है, वो राजद के जनाधार की कीमत पर मजबूत हो रही है। ये एक फैक्टर है कि माले के दबाव को और माले पर अपनी निर्भरता को कम कैसे किया जाए। और तीसरी बात कि जब चुनाव एमवाई वर्सेस ऑल होने का अंदेशा है तो तेजस्वी यादव को विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा 5 साल। तो क्या 5 साल विपक्ष में बैठना बेहतर विकल्प है, या 5 साल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर और खुद नीतीश कुमार के अंडर में ग्रूमिंग करते हुए खुद की बतौर डिप्टी सीएम, बतौर सत्ता के हिस्सेदार 74-75 साल के नीतीश कुमार के अंडर में 5 साल डिप्टी सीएम रहना, वो ज्यादा बेहतर विकल्प है। शायद दूसरा विकल्प राजद को बेहतर लग रहा है, जिस वजह से जनता दल यूनाइटेड के लिए भी ये ऑफर ज्यादा सुटेबल लग रहा है। मुद्दा यही अटका हुआ है कि नीतीश कुमार किसके साथ चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा चुनाव लड़े या राष्ट्रीय जनता दल के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े। यही मामला अटका हुआ है और इसी पर बिहार की राजनीति
टिकी हुई है। आने वाले कुछ हफ्तों में आपको पता चल जाएगा कि राजनीति की दशा और दिशा बिहार में क्या हुई। नीतीश कुमार ने किस गठबंधन को बेहतर विकल्प माना, किस गठबंधन को वोटों के समीकरण के लिहाज से अपने चुनावी फायदे के लिए अनुकूल माना, ये सब कुछ शीशे की तरह आपके सामने आ जाएगा। तो देखते रहिए होता क्या है। जो भी होगा पल पल की अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार विधानसभा को समय से पहले भंग भी किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।